Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is काव्य का स्वरूप एवं भेद. आज का अपना हिंदी का एक टॉपिक रहेगा. बात करें किन किन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो सीटेट KVS DSSB के NVS या फिर रीट या फिर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें टॉपिक कवर होता हो तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं. आगे बात करें तो आपको अपने हिसाब से इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक्स ले या फिर कहीं भी राइट डाउन कर ले, वट एवर यू थिंक फिट विद यू. सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ला क्लासेस बिगिन. सबसे पहले अपने पास इसमें है क्या कि काव्य का स्वरूप या फिर इसके भेद क्या होते हैं. कविता के 4 सौंदर्य तत्व है. इसमें हमने सौंदर्य पे बेसिकली वीडियो बनाई है. जो भी आपका सौंदर्य होते हैं, जो 4 सौंदर्य होते हैं उन पे वीडियो बनी है. कविता के 4 सौंदर्य तत्व है. भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य. इन्हें निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है. यानी कि 4 सौंदर्य अपन को याद कर लेना है. पहला भाव सौंदर्य, दूसरा विचार सौंदर्य, तीसरा नाद सौंदर्य और चौथा अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य. सबसे पहले भाव सौंदर्य देखते हैं. प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य है. एक मिनट. भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रों ने रस कहा गया है. यानी कि ये भी याद रखना है कि भाई रस कौन सा है. अपना भाव सौंदर्य को ही रस कहा जाता है. जब हमारी किसी भी ऐसी कविता की लाइंस में इन सब में से कुछ भी डिफाइन हो रहा होता है, आपका जैसे कि प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष या फिर उत्साह, ऐसा कोई भाव आपको मिल रहा होता है तो वो अपना भाव सौंदर्य के अंदर आ जाता है. प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना गया है. यानी कि रस को क्या कहा गया है कि कविता का या फिर काव्य का मेन अंश है ये. श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, शांत, भयानक रस, अद्भुत रस और विभत्स हमारे 9 टाइप के रस होते हैं. यानी कि बस ये याद रखना है कि अगर आपको कविता में कोई भाव ऐसा झलक रहा है जो कि इनमें से किसी का है, प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष या फिर उत्साह, तो वो आपका भाव सौंदर्य के अंदर जाएगा. और दूसरी बात क्या है कि इसी को अपन ने भाव सौंदर्य को ही रस का दर्जा दिया गया है. ये भी अपन को इससे याद रखना है. नेक्स्ट अगर बात करें तो विचार सौंदर्य आ जाता है. यानी कि जब कविता में आपको किसी के विचारों की उत्कृष्टता पता चलती हो, यानी कि विचार बहुत ही ज़्यादा मेन रखे गए हो, विचारों को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई हो, तो आपका विचार सौंदर्य के अंदर आएगा. विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा आती है. गरिमापूर्ण कविताएं प्रेरणादायक भी सिद्ध होती है. उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही कबीर, रहीम, तुलसी और वृंद के नीतिपरक दोहे और गिरधर की कुंडलियाँ अमर है. इनसे जीवन के व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव तथा प्रेरणा प्राप्त होती है. यानी कि जब आपको क्या हो कि पूरी कविता को पढ़ के लगे कि विचार की बात हो रही है या फिर किसी भी किसी भी सेंस वाली चीज़ की बात हो रही है, विचार जिसमें पेन रखे गए हैं या फिर जिसमें काव्य की गरिमा को कोई ऐसी चीज़ है जो कि बनाए रख रही है, तो आपको क्या मान लेना है कि वो विचार सौंदर्य का है. ठीक है. कुछ प्रेरणा भी अगर आपको उससे मिलती हो या फिर कोई भी मोटिवेशन अगर आपको वो स्टैंजा दे रहा हो तो हम उसे विचार सौंदर्य टिक कर सकते हैं. आगे बात करते हैं नाद सौंदर्य. नाद क्या होता है, आपको थोड़ा म्यूज़िक से रिलेट करता है. यानी कि ऐसा कुछ छंद या फिर कविता जिसमें आपका थोड़ा म्यूज़िक से टच हो या फिर म्यूज़िक का कोई रिलेशन हो, जैसे कि लास्ट में बार बार तुकात्मक शब्दों का आना या फिर एक जैसे कुछ ऐसे अनुप्रास का, अलंकारों का प्रयोग करना, तो आपका वो इसके अंदर आ जाएगा. कविता छंद बद्ध रचना है. छंद नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है. छंद के द्वारा ही कविता में लय, तुक, गति और प्रवाह का समावेश होता है. वर्ण और शब्द के सार्थक और समुचित विन्यास से कविता में नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता आती है तथा कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है. यह सौंदर्य श्रोता और पाठक के हृदय में आकर्षक पैदा करता है. वर्णों की बार बार आवृत्ति तथा विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से भी कविता में नाद सौंदर्य का समावेश होता है. यानी कि ऐसी कोई कविता जिसको आपको पढ़ने में अच्छा लगे, क्योंकि या तो उसमें ऐसे बार बार ऐसे कोई शब्द आ रहे हैं जो कि उस कविता को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, या फिर उसमें कोई तुकात्मक शब्द है जैसे कि जो लास्ट में मैच करते हैं, जिनको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कह देते हैं. तो अगर ऐसे कोई वर्ड्स किसी कविता में या फिर किसी काव्य रचना में आपको दिखाई देते हैं तो हम उसमें नाद सौंदर्य मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही लय चल रही है. इसको आगे शायद कंटिन्यू, हाँ, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, जैसे खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा. तो इसमें रहा भी आपके तुकात्मक शब्द है जो कि आ रहे हैं राइमिंग वर्ड्स, और एक कुल कुल यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि आपको उस पोएम को दोबारा फिर तिबारा पढ़ने पे मजबूर करे, उसकी लय की वजह से, उसकी साउंड की वजह से. तो आप क्या मान सकते हैं कि उसमें नाद सौंदर्य है, या फिर उसके राइमिंग वर्ड्स या फिर इसकी वजह से, तुकात्मक शब्दों की वजह से. नेक्स्ट आपका है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य. इसमें क्या है बेसिकली कि ऐसी कोई चीज़ या फिर कोई वस्तु जो कि अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं है,
अप्रस्तुत है, अभी क्या है, छुपी हुई है, पर अब जब आप उसके बारे में लिखते हैं, किसी विचार के या फिर किसी वस्तु के बारे में जब आप लिखते हैं, तो वो अप्रस्तुत योजना के सौंदर्य के अंदर आ जाती है। अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य कवि विभिन्न दृश्यों, रूपों तथा तथ्यों को मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा करता है। यानी कि ऐसा कोई दृश्य या फिर कोई भी ऐसा चित्रण जिसका अभी उस कवि के सामने क्या है, वो चीज़ उपस्थित नहीं है, फिर भी अगर वो उस चीज़ का चित्रण करता है, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, अप्रस्तुत योजना के अंदर आ जाएगा। आगे है प्रस्तुत अप्रस्तुत भेद का निरूपण यह मानकर किया गया है कि किसी काव्य में जगत या जीवन के संबंध रखने वाली कोई ना कोई वस्तु या तथ्य अवश्य होता है। उसी वस्तु या तथ्य के हृदय ग्राह्य पक्ष का प्रत्यक्षीकरण तथा उसके प्रति जागृत हृदय की वृत्तियों का विवरण काव्य का लक्ष्य हुआ करता है। यानी कि ऐसा कुछ जो कि अभी कोई वस्तु है, फिर कोई तथ्य है जो कि अभी प्रत्यक्षीकरण नहीं है, पर उसका प्रत्यक्षीकरण हम अपनी कविता के द्वारा कर रहे हैं, तो वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। आगे भी है इसके बारे में, सादृश्य के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें जिस वस्तु व्यापार एवं गुण के सदृश जो वस्तु व्यापार और गुण लाया जाए वह उसके भाव के अनुकूल हो, यानी कि उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस अप्रस्तुतों के सहयोग से कवि भाव सौंदर्य की अनुभूति को सहज और सुलभ बनाता है। कवि कभी रूप साम्य, कभी धर्म साम्य, कभी प्रभाव साम्य के आधार पर दृश्य बिंब उभार कर सौंदर्य व्यंजित करता है। यानी कि हमने क्या किया है, ऐसी कोई चीज़ जो कि अभी प्रस्तुत नहीं है पर उसका विवरण दिया जा रहा है, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, अप्रस्तुत वाले के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें इसके अंदर, तो एक और है आपका इसमें शिल्प सौंदर्य। ठीक है, अप्रस्तुत वैसे अपना रीट के सिलेबस में नहीं था, पर फिर भी ये है थोड़ा इसका टाइप सा, तो हमने ले लिया गया है। तो अपना 5वां ये बनता है शिल्प सौंदर्य। हालांकि स्टार्टिंग में 4 थे पर अब 5 हो गए। शिल्प सौंदर्य में काव्य में प्रयोग हुए सारे अलंकार और रस जो उस काव्य की शोभा बढ़ाते हैं लिए प्रयोग हो गए हो उसे लिखा जाता है। यानी शिल्प सौंदर्य क्या है, जैसे कि एक शिल्पकार होता है, वो अपनी मूर्ति को क्या करता है, सुंदर बनाता है, उसमें कुछ अलंकार पहना के, कुछ रस उसमें डालकर क्या करता है, एक शिल्पकार क्या करता है, अपनी जो रचना होती है उसको अद्भुत बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ही हमें देखना है, अगर किसी काव्य रचना में अलंकारों का प्रयोग हो, रसों का प्रयोग हो और फिर उसको सुंदर बनाया गया हो, तो हम मानेंगे कि वहाँ पे शिल्प सौंदर्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सो ऐसे आपकी ये वीडियो एंड होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन सारे, ज़्यादा नहीं थे, 5 ही थे। ठीक है, पर इसको हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से पॉइंट पे टिक लगा सकें। सबसे पहले आपका क्या था, काव्य के स्वरूप हमने 4 लिए थे, ऐसे 5 कर रखे अपन ने। एक भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कि भाव सौंदर्य क्या है, जब आपको ऐसा लगे कि उससे कोई भाव झलक रहा है, या तो प्रेम का, करुणा का, क्रोध का, हर्ष का, उत्साह का, ऐसा कोई भाव जो कि मर्मस्पर्शी हो या फिर दिल को छूने वाला हो, तो वो भाव सौंदर्य के अंदर अपना आ जाएगा। और भाव सौंदर्य को ही हमने रस भी माना हुआ है। ठीक है, ये भी अपन को याद रखना है। अगला है विचार सौंदर्य, यानी कि ऐसा कुछ स्टेंजा जो कि आपको कविता में कोई ऐसा स्टेंजा हो या फिर पूरी पोयम में जो कि आपको क्या बता रहा हो, कि कुछ प्रेरणा दे रहा हो, या फिर ऐसा हो जिसमें विचारों की उत्कृष्टता हो, विचारों को मेन पर रखा गया हो कि कवि ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जो विचार क्या करते हैं, किसी के जीवन को मोटिवेट कर सकते हैं, तो उसे विचार सौंदर्य माना जाएगा। आगे बात करते हैं नाद सौंदर्य। इसमें क्या था कि आपको लय वगैरह देखनी है। अगर आपको कोई पोएम पढ़ के उसको मज़ा आ रहा है पढ़ने में और उसको बार बार दिल चाह रहा है पढ़ने का, क्यों, क्योंकि उसमें बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, या फिर क्या हुआ, उसमें कोई भी तुकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो हम मानेंगे कि उसके अंदर नाद सौंदर्य है। ठीक है, और बच्चों को क्या है, अपन को नाद सौंदर्य वाला ही पोएम देना होता है ताकि उनको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अगर उन्हें विचार सौंदर्य वाला या फिर अप्रस्तुत सौंदर्य वाला कोई कविता दे दिया जाए तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए अपना नाद सौंदर्य ही बेसिकली यूज़ होता है छोटी क्लास के अंदर, प्राइमरी क्लासेस के अंदर, क्योंकि तुकात्मक शब्दों को पढ़ना बच्चा पसंद करता है और वो उन्हें कविता की तरह गा भी सकता है। इसमें एग्जाम्पल है, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। तो रहा से तुकात्मक शब्द, और कुल कुल ये क्या है, आपके एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। नेक्स्ट है आपका अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। इसमें क्या है कि कवि किसी वस्तु या तथ्य का जो कि अभी प्रत्यक्ष नहीं है उसके लिए जब विचार प्रकट करता है,
उसके लिए जब मर्मस्पर्शी शब्दों का यूज़ करता है तो वो अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य के अंदर आते हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि अभी सामने नहीं है पर कवि क्या कर रहा है, उस चीज़ को सोचकर अपनी कविता लिख रहा है, तो वो इसके अंदर आएगा। कवि भिन्न दृश्यों, रूपों तथा तथ्यों का मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेता है। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि अभी सामने नहीं है। और इन अप्रस्तुतों के सहयोग से कवि भाव सौंदर्य की अनुभूति को सहज और सुलभ बनाता है। यानी कि इसमें भाव सौंदर्य का भी यूज़ किया जाता है। अगला है अपना शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में अपना क्या था, जैसे कि कोई शिल्पकार है, अपनी जो भी वो रचना होती है, जो भी उसकी मूर्ति होती है, उसमें क्या करता है, थोड़ी ऐसी चीज़ें या फिर अलग टच डालने की कोशिश करता है ताकि वो चीज़ सुंदर दिखे। तो ऐसे ही हमको देखना है कि अगर कवि ने बार बार मतलब अलंकारों का प्रयोग किया है अपनी कविता को सजाने के लिए या फिर रसों का प्रयोग किया है, तो उसमें शिल्प सौंदर्य है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य में काव्य में प्रयोग हुए सारे अलंकार और रस जो उस काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए हो, उसे लिखा जाता है। तो with this our video and I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up. Share the video with your friends and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day and bye bye.